नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। देश में जब से सत्ता बदली है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से कूटनीति ने करवट ली है। सार्क देशों से रिश्ते सुधारने की पहल हो, जापान का सफल दौरा हो या फिर अमेरिका का न्योता हो, और अब चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं जा रहे हैं सीधे, बल्कि अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। वो ऐसे दिन पर अहमदाबाद पहुंच रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यानी कूटनीति तो है, रिश्तों की चाशनी भी भरपूर है। जो चीनी राष्ट्रपति हैं वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 बजे लैंड करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वहां पर खुद जाकर उनका स्वागत करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक दौरे की एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी, यानी कि एमओयू अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चाइनीज सरकार के बीच दस्तखत किया जाएगा। इस पर होटल हयात में होगा करीब 1 घंटे बाद, यानी कि 4 बजे। साबरमती रिवर फ्रंट जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां पर चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। करीब 6 बजे शाम तक यहां पर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहां पर कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा, गरबा का लुत्फ उठाएंगे चीनी राष्ट्रपति। साथ ही यहां पर डिनर किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा व्यंजन परोसे जाएंगे चीनी राष्ट्रपति को। गुजराती डिशेज होंगे, ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों के डिशेज होंगे। करीब 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कि ચીનના રાષ્ટ્રપતિ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। એક શુભ શરૂઆત છે। દુનિયામાં દેશોમાંથી આવતા વડાઓ ભારતના નાના નાના રાજ્યોને પણ જુએ, નાના નાના શહેરોની પણ મુલાકાત લે। માત્ર દિલ્હી જોવાથી समग्र हिंदुस्तान में अंदाज आपको मुश्किल हो। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 4 दफा चीन का दौरा कर चुके हैं। वो चीन से बेहद प्रभावित भी रहे, लेकिन अब चीन उनमें एक पार्टनर तलाश रहा है। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद भारत का दौरा उनका शुरू होगा, तो वो क्या क्या लेकर आएंगे, क्या क्या उम्मीदें हिंदुस्तान उनसे कर सकता है, वो आपको दिखाते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, कूटनीति को रिश्ते में बदलता यह सकारात्मक नारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे कटु याद बनकर रह गया। लेकिन केंद्र में सत्ता बदली और दुनिया का नजरिया बदल गया। चीन फिर भाई बनना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सौगातों का पिटारा लिए रिश्ते का रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। भौगोलिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और धार्मिक रूप में हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो एक संकेत तो स्पष्ट दिया गया है कि हम लोग चाहेंगे कि जहां तक हो सके चाइना और हिंदुस्तान के जो वाणिज्य संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, वो सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पे भी ताकतवर बने। जिनपिंग की झोली में सबसे बड़ी योजना भारतीय रेलवे को लेकर है। एक लंबे चौड़े नेटवर्क पर आबादी का अच्छा खासा दबाव होने के बावजूद चीनी रेलवे बेहद सक्षम है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने भारत को हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिछाने के लिए आर्थिक सहायता की पेशकश की है। चीन का कहना है कि भौगोलिक समानता की वजह से उसका साथ भारत के लिए बेहतर है। ये भी कहा कि जापान, फ्रांस या जर्मनी के मुकाबले लागत आधी हो जाएगी। मेरे ख्याल से चाइनीज रेलवेज एफिशिएंट है और कैपिटल इंटेंसिव है, पर फिर भी इंडियन कैपिटल कॉस्ट की कंपैरिजन में वो कमी रहती है। सो चाइना से हमें रेलवे की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, रेलवे की सेफ्टी और रेलवे सर्विसेज की क्वालिटी, इन मामलों में बहुत कुछ सीख मिल सकती है। सो इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम चाइना एज फार एज रेलवे ऑपरेशंस आर कंसर्न। चीन ने कहा है कि इस आधुनिकीकरण के जरिए भारत में ट्रेनों की औसत रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसके अलावा मोदी जिनपिंग मुलाकात में शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संसाधन समेत कई नए द्विपक्षीय समझौते मुमकिन हैं। आज की तारीख में भारत में चीन का निवेश सिर्फ $500 मिलियन है।
तुलना में म्यांमार जैसे देश में चीन ने 4 गुना ज्यादा निवेश किया है। सबकी निगाहें निवेश बढ़ने पर भी हैं। हमें चीन से काफी निवेश की उम्मीद है। वो $100 बिलियन की बात कर रहे हैं, पर प्रॉमिस और एक्चुअल के बीच में जो गैप रहता है वो चाइना के केस में सबसे कम होने की उम्मीद है। और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो चाइना में जाता है, तो उसकी कंपैरिजन में इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के साथ रिलेशन होने के बाद काफी इंप्रूव हो सकता है। भारत और चीन के बीच व्यापार रिश्तों में तेजी तब आई जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे। उस वक्त दोनों देशों के बीच बमुश्किल $2-3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता था। 2011 तक ये 73 बिलियन पर पहुंच गया और चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। लेकिन पिछले 3 साल में फिर गिरावट देखी गई। अब हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, मतलब हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पर अगर हमारी इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव हो तो चाइना के मार्केट में इंडियन गुड्स के एक्सपोर्ट्स के लिए और पर्टिकुलरली फोकस्ड निश एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत उम्मीदें हैं और बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। सेकेंडली, डायरेक्ट सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो हमें ट्रेड रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस, इन सब डायरेक्शंस में चाइना के साथ बेटर इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। शी जिनपिंग हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। उनकी भी ढेरों उम्मीदें हैं और इस सब के बीच 2 राज्यों, 2 शहरों के बीच एक अनूठा गठबंधन भी सामने देखने को मिल रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई की जगह गुजरात ग्वांगडोंग बेन बेन का नारा क्यों मशहूर हो रहा है, वो भी जानना दिलचस्प है। पहले काशी के लिए क्योतो प्लान आया, अब गुजरात के लिए ग्वांगडोंग योजना है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हुआ पुराना, अब तो गुजरात ग्वांगडोंग बहन बहन होंगे। चीन का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला राज्य और भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य, जब 2 हाई ग्रोथ पाथ ट्रेजेक्टरीज मिलती हैं, जब 1-2 दिशाएं जिन पे बहुत तेजी से प्रगति हो रही हो मिलती हैं आपस में, तो एक हर्षमैन का एक पेपर था, सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमर्स, बहुत पुराना पेपर है जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर में। उसमें कहा गया है कि जहां भी व्यापार होता है वहां पर समझौता करना और व्यवहार में मृदुता लाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि व्यापार उसके बिना हो नहीं सकता है। चीन के ग्वांगडोंग राज्य को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का कारखाना कहा जाता है। चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत इसी प्रांत से हुई थी। योजना ये है कि गुजरात को चीनी प्रांत ग्वांगडोंग की सिस्टर स्टेट बनाया जाए और इसी प्रांत के शहर ग्वांगझाऊ और अहमदाबाद को सिस्टर सिटी, यानी चीन के इस सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्य की तर्ज पर गुजरात की और तरक्की हो। तो मुझे लगता है कि 2 सभ्यताएं जिन्होंने काम को बढ़ाने के लिए समझौता करना सीख लिया, थोड़ा सा लेना थोड़ा सा देना की भावना आ गई, ऐसी जो संस्कृतियां जुड़ेंगी तो शायद हमारे यहाँ जो गंदगी है, हमारे यहाँ जो सफाई के ऊपर बहुत कमजोर है, स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया है मोदी जी ने, वो आदतें कैसे बदलेंगी अगर लोगों का एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा। गुजरात में एक इंडस्ट्रियल पार्क की योजना है। ऐसा ही एक पार्क महाराष्ट्र में भी बनाया जाएगा। बीजिंग इसके जरिए इस दौरे में गुजरात मॉडल को सुदृढ़ करना चाहता है। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जब तक गैंगटॉक का डिटेल स्टडी ना किया जाए तब तक इसका स्ट्रेट आंसर एज ए कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट इसके स्पेसिफिक्स को तो स्टडी करने के बाद ही बताया जा सकता है। यूं तो 3 साल पहले ही अंग्रेजी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने गुजरात को भारत का ग्वांगडोंग कहा था। इस लेख में लिखा गया था, गुजरात सरकार ने अफसरशाही पर लगाम रखी है, घूस नहीं मांगी जाती और दखलंदाजी भी नहीं होती। गुजरात का फॉर्मूला चीन की ही तरह बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करना है। गुजरात में भविष्य के भारत की झलक है। सीधे अहमदाबाद से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। समृद्धि के लिए सहयोगिता, ऐसे पोस्टर आपको समूचे अहमदाबाद में नजर आएंगे।
लेकिन क्या भारत और चीन के रिश्तों की अगर बात होती है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था को हम देख सकते हैं? समृद्धि के साथ सामरिक महत्व भी सामने आता है। 1962 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? 1962 के उस विश्वासघाती युद्ध के बाद से हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सके। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए तो रिश्ते सुधरने की पहली सुगबुगाहट हुई। पर व्यापार रिश्तों में तेजी तब आई जब अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में चीन गए। अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब चीनी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत चीन रिश्तों में दो सबसे बड़े पेंच हैं, सीमा विवाद और चीन के पाकिस्तान से रिश्ते। इस दफा चीन ने भारत दौरे को पाक यात्रा से नहीं जोड़ा है, लिहाजा सुरक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान पर बातचीत संभव है। वहां की राजनीतिक उठापटक और इस्लामी कट्टरपंथ भारत के साथ साथ चीन के लिए भी चुनौती है। हमारे डिफेंस में भी काफी ढील ढाल रही है। कई बार चाइना को मालूम है कि वो जो आतंकवाद पाकिस्तान में है वो उनके यहाँ भी घर कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये पहली बार है जब पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं। साउथ एशिया के दौरान भी एक सिग्नल है, एक संकेत है जिसको हमें समझना चाहिए। हालांकि उनकी दोस्ती बहुत अटूट है, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश तो पैदा की उन्होंने। तो जिसमें अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल तरीके से तो चीन ने काफी संकेत हमें दिए हैं। सीमा विवाद की स्थिति कुछ और गंभीर है। पिछले महीने तक भी भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबरें आती रहीं, पर मौजूदा सरकार की राजनीतिक मजबूती कूटनीति में हाथ मजबूत कर सकती है, ऐसी उम्मीदें जग रही हैं। 4 साल पहले जब चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत आए तो दोनों देशों ने फैसला किया कि दोनों पीएम के बीच एक हॉटलाइन बनाया जाएगा। 1 साल में चीन ने सारे उपकरण तैयार कर लिए, लेकिन भारत में अब तक कुछ नहीं हो सका है। हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए थे तो चीन टकटकी लगाए देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में जो भी करते, जो भी कहते, चीन बड़े ध्यान से सुनता। आखिर अपनी ही हेगड़ी में रहने वाले चीन की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हिंदुस्तान से दोस्ती करने के लिए इतना लालायित है? मेड इन चाइना की धूम सालों से दुनिया भर में है और मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया। मेरी सरकार बनने के बाद मैंने एक विजन के रूप में लोगों के सामने रखा है, मेक इन इंडिया। भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन चीन की फितरत में है और हिंदुस्तान अपना रुख बार बार साफ करता है। कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं। पर बड़ा सवाल ये है कि इस गतिरोध के बावजूद चीन मोदी से दोस्ती क्यों काटना चाहता है? दरअसल इसकी एक वजह आर्थिक है, पर बड़ी वजह कुछ और। विस्तारवादी चीन लगभग अपनी हर सीमा पर किसी न किसी विवाद से जूझ रहा है। ईस्ट चाइना समुंदर में जापान से झगड़ा, समुंदर के इस हिस्से में द्वीपों पर दावेदारी को लेकर जापान और चीन में खींचतान है। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की कड़वी यादें भी दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ाती हैं। साउथ चाइना समुंदर में फिलीपींस और वियतनाम से लड़ाई। चीन ने बार बार इस इलाके पर अपना प्रभुत्व जताया है, पर फिलीपींस और वियतनाम को ये मंजूर नहीं। इसकी वजह से इस इलाके में भी टकराव की स्थिति। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में भारत से झगड़ा। चीनी सैनिक बार बार भारतीय सीमा में दाखिल होकर हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। सीमा विवाद को सुलझाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में भारत और जापान का एक होना चीन के हित में नहीं है। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल चीन गए। वहां हुई बातचीत ने सीमा विवाद सुलझने के चंद संकेत दिए, पर चीन की फितरत को देखते हुए इस मोर्चे पर बहुत उम्मीदें बांधना सही नहीं होगा। मजबूरी की दोस्ती कभी पक्की नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये दोस्ती मजबूरी की न हो, भले ही जरूरत की हो जाए। वो चाहते हैं कि
आर्थिक सहयोग से सामरिक सुलझन भी निकले। हिंदी चीनी भाई भाई कहने में फिर कोई जुबान न लड़खड़ाए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।